सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 3 इतिहास की पाठ्यपुस्तक के 7वें पाठ बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक को पढ़ेंगे। तो ये 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज हैं व्यापार करने वाले। तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में एक सूरत जो है हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन 18वीं सदी में इसका महत्व गिरने लगा। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी उद्योगों की दशा क्या थी। तो आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र राज्य बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन और लोहा इस्पात उद्योग को पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। और ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय उपनिवेश में गहरा संबंध था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने भारतीय भूभागों पर कब्जे किए और व्यापार का ढांचा ही बदल दिया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेचती थी। इसी क्रय विक्रय से भारी मुनाफा होता था। ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने विशाल बाजार के रूप में देखने लगे और इस तरह से ब्रिटेन में तैयार माल भारत आने लगा। भारतीय कपड़े विश्व बाजार। सबसे पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग जो द्वीप हैं, यहाँ पर पश्चिमी मध्य एशिया में इन कपड़ों का व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों पर आज भी जिंदा है। यह है पटोला बुनाई उस टाइम की, और ये सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा थी। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा और इसी आधार पर बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। इसी तरह मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी यहाँ से वो लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहा जाने लगा और बाद में हर सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ये अब जी बही का पन्ना है, इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय ऑर्डर बुक का पन्ना है जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों अपने कर्मचारियों के पास भेजा था। और इस बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। थान जो बहुत बड़े बड़े लपेट के रखे होते हैं कपड़े। तो इस बही में ही पता चलता है कि सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्म थी और यूरोपीय व्यापारी जिन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। यह है जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे और प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता था और सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब इस बही में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया है उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें व्यापारी शिंड्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। तो आप जानते हैं अंग्रेजी का शिंट्स शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी का शिंट्स शब्द जो है वो हिंदी के छींट शब्द से निकलता है और छींट जो है रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। और बंडाना शब्द का इस्तेमाल जो है गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से इसमें चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से बनाया जाता था। वही में और भी हैं जिन कपड़ों के नाम उनके जन्म स्थान के आधार पर बने हैं। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। तो इस से पता चलता है कि विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो गए थे दुनिया की। यह है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छीट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का एक बढ़िया उदाहरण। ये बंडाना, इसमें कपड़ों के मध्य से क्या करते थे, ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सिया जाता था। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे।
18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे और इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। उसके लिए कानून पारित किया और इस कानून को भी कैलिको कानून अधिनियम ही कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुले थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। तो इसमें इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को सरकारी संरक्षण में लिया। अब सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड के ही भारतीय डिज़ाइन छापने लगे इंग्लैंड में ही। तो भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्पिनिंग जेनी। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी, लेकिन जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, दीवानी मिल गई, उसे कर लेने का अधिकार मिल गया, तो खरीदने के लिए उसे चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। तो ये कोची स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। तो 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र देखिए, इधर पंजाब का पाकिस्तान वाला इलाका जो उस समय भारत में था, और ये सब बहुत सारे केंद्र हैं और इनमें सफ़ेद, चेक और धारीदार शेंडजा सिल्क आदि कपड़ों का उत्पादन होता था। तो बंगाल जो था बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पर वो बंगाल की खाड़ी से अपना जो माल था वो दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे क्योंकि उस समय रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें बननी शुरू नहीं हुई थी। अब यह बुनकर कौन थे? तो बुनकर जो थे आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय कारीगर होते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं को जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी होती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे और ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो टप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई से जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो ये है बंगाल का एक तांती बुनकर। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में भारत सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, यानी कि वहाँ भेजना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से जो कपड़ा जाता था उस पर वहाँ भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया और इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए और सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिया। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। पहले से तो माल तैयार करने के लिए वो लोग एक एडवांस पैसा देते होंगे, तो उन्होंने बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। तो ये 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था ऐसा। फिर स्रोत 2 है जिससे पता चलता है कि उस समय भारतीय बुनकरों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया। उसने अपनी हालत उनको बताई थी। लेकिन असली बुरे दिन तो आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक की स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। सब ब्रिटेन से यहाँ को आ रहा था बन के। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब हो गई। लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी।
तो साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर नहीं बन पाते थे और इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। और ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में जो बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे, ब्रिटेन नहीं बनता था, नहीं बन पाता था मतलब वहाँ पर। पश्चिम भारत में स्थित शोलापुर, दक्षिण भारत में स्थित मदुरा जो थे 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वह आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते कपड़े पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई, चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह मिली। तो आजीविका के साधन गंवा चुके जो बुनकर थे और सूत काटने वाले थे, उनमें से बहुत सारे खेतीहर मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ, कुछ देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब मुंबई में, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कारखानों में, कपड़े कारखानों में नौकरी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी नज़दीक था जहाँ कपास की खेती की जाती थी और सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो कच्चा माल उन्हें आसानी से मिलने लगा। अब यहाँ पर कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएँ हैं, ये ज़्यादातर वही करती थी। प्रगलन। सन 1819 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार में बहुत पैसा कमा चुके थे। ऐसे ही दूसरे शहरों में भी कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में, उसके बाद संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। हज़ारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर मजदूर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ा। इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें जो होती थी वो आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और जो उस देश का नवजात उद्योग होता था उसको संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, ये उसकी तलवार है। तो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन इतनी खास क्यों है? इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी होती थी कि दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इसमें यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती थी। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इसकी बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील जो था लोहे की काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हाड़ियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार करते थे जिसे न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में तलवार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिक को आकर्षित किया और विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत की इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य आते तक पूरी लुप्त हो गई, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। तो वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा इस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इन लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती थी।
धौकनी जो होता है हवा फेंकने का यंत्र। तो इस तरह से ये लोग करते थे। ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। तो मध्य भारत का गांव है जहाँ लौह प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म हो गया। गांव में भट्टियां ठंडी पड़ गई, लोहे का उत्पादन गिर गया। इसकी एक वजह नए वन कानून थे। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयला के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है और लौह अयस्क भी कहाँ से लाते। वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करके लाते, परंतु लंबे समय तक इस तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने पेशा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन, औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी और 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहार इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय 1904 में अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह इस्पात कारखाना तैयार करने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करना तैयार थे, लेकिन पहली शर्त यही थी कि उम्दा बहुत अच्छा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की छाक छानने के बाद दोनों ने एक छोटे से गांव में जहाँ पहुंचे वहाँ देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोहा अयस्क ले जा रहे हैं। यह अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से लाए तो उन्होंने दूर पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। तो वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए वहाँ उस पहाड़ी पर पहुंचे और वहाँ का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लोहा अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक सूखा इलाका था। कारखाना चलाने के लिए कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील यंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने की जगह बनाई गई। शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया और यह लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी भट्टियों की भारी मांग थी और भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब टिस्को की स्थापना हुई तो 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में गिरावट आई। रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। अब टिस्को को ही देखना पड़ा। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ी के पहिए बनाने का काम भी मिला। 1919 तक ये हो गया कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को जो यहाँ की औपनिवेशिक सरकार अंग्रेज सरकार ही खरीद लेती थी और जैसे जैसे समय बीता टिस्को जो था समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। सूती कपड़े की तरह लोहे में इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा बड़ा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, जिन्होंने उद्योग लगाए थे वो औद्योगिक वर्ग ताकतवर हुआ और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी इन दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। तो जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल 19वीं सदी के आखिर में जापान में औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा है। भारत में औपनिवेशिक सरकार विदेशी वस्तुओं का ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को कोई सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देश के उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाली मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चलित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी जो स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया गया।
निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। पहला विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन एक अर्थ इसका ये भी था कि जापान में औद्योगिक विकास शुरू से ही उनकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। अभी कुछ प्रश्न हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe, and please do comment.